बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। आज के लेसन में हम अपनी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी पिछली चर्चा में समझ रहे थे कि मंत्रिमंडल के क्या कार्य और शक्तियां होती हैं। मंत्रिमंडल वो मंत्री हैं जो मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों को संभालते हैं। वे मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मंत्री होते हैं। वह राजनीतिक दल के बड़े नेता होते हैं। वो प्रधानमंत्री के बाद अपने राजनीतिक दलों में सबसे बड़े नेता होते हैं। तो वो बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली होते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल जो कार्य करता है उसकी छाप हमें प्रशासन में दिखाई देती है। तो मंत्रिमंडल के कार्य समझते हुए हमने सबसे पहली बात यह समझी थी कि जो देश की नीतियां होती हैं, जो राष्ट्रीय नीति होती हैं किसी भी विषय पे, वे मंत्रिमंडल से निर्धारित होती हैं। हमने समझा था कि कोई भी कानून, कोई भी देश के अंदर बड़ी बदलाव, कोई नीतिगत बदलाव अगर आएगा तो वो पहले मंत्रिमंडल में उसकी चर्चा होगी। मंत्रिमंडल उसे अनुमोदित करते हैं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात उसको विधायी रूप दिया जाता है, उसका कानून बनाया जाता है। तो कोई भी नया कानून आता है उससे पहले उसकी चर्चाएं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, उसकी क्या कमियां हैं, या उसे किस रूप में लाना चाहिए, यह मंत्रिमंडल के अंदर विस्तृत चर्चाएं करी जाती हैं। अब यह बात अलग होगी कि कभी हमें पता ही ना चले, क्योंकि मंत्रिमंडल में गोपनीयता होती है। मैंने अपने पिछले लेसन्स में आपको समझाया था कि मंत्रिमंडल गोपनीय तरीके से कार्य करता है। तो मंत्रिमंडल की गोपनीयता के कारण हो सकता है हमें कभी यह पता ही ना चले कि देश में मंत्रिमंडल में कौन सी बात पे कितनी चर्चा हुई। हो सकता है औपचारिकता ही निभाई जाए, क्योंकि यह सब डिपेंड किस पे करेगा? प्रधानमंत्री पे। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं अपने मंत्रियों की सुनना या उनसे चर्चाएं करना, तो वो उनसे विस्तृत चर्चाएं करेंगे मंत्रिमंडल के मीटिंग में। और अगर वे नहीं चाहेंगे तो क्योंकि वो शक्तिशाली हैं, प्रधानमंत्री की वजह से ही लोग मंत्री बने हुए हैं मंत्रिमंडल में, तो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो ज्यादा विरोध तो कर नहीं पाते हैं प्रधानमंत्री की। उनको अपनी बात अगर कहने की छूट होगी तो वो कह पाएंगे। हमने देखा है हमारे देश में विभिन्न प्रकार के प्रधानमंत्री आए हैं। एक तरफ हमने यह भी देखा कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से सबसे बातें करने वाले, खुले मन से चर्चाओं करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। हमने सुना है, उनके मंत्रियों द्वारा लिखी हुई बातें हमने पढ़ी हैं कि वो कितने लोकतांत्रिक थे। मंत्रिमंडल की मीटिंग्स में ही उनके विरोध, उनकी बातों का विरोध उनके मंत्रिमंडल में उनके मुंह पे ही उनके समक्ष किया जाता था और वो सुनते थे। अब और उनकी बातों को मानते भी थे, विरोधी की बातों को मानते भी थे। तो हमने दूसरी तरफ तानाशाह टाइप के प्रधानमंत्री भी देखे इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब वो बर्दाश्त ही नहीं करती थी। कोई अगर उनका विरोध कर दे मंत्रिमंडल की मीटिंग में, या कोई अगर किसी भी नीति के ऊपर अगर उनका बात में विरोध कर दे तो वो नाराज होती थी। हो सकता था वो मंत्री को हटा ही देती। तो इस भय से कई बार मंत्री बोलते ही नहीं थे, कुछ हाँ में हाँ मिलाते थे। तो हमने दूसरी तरफ राजीव गांधी भी देखे, जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल के अंदर, हमने उनके मंत्रिमंडल जो सदस्य उस समय रहे हैं उनसे उनके लेखों में पढ़ा है, सुना है कि वे भी बहुत लोकतांत्रिक थे। तो हमने दूसरी तरफ नरसिम्हा राव भी के बारे में भी सुना है कि वो बहुत ही चतुरता से अपनी बातों को मंत्रिमंडल से मनवा लेते थे। तो मनमोहन सिंह भी देखे हमने, जो अपनी बातों को मंत्रिमंडल के अंदर चर्चा करते थे, समझाते थे। खुद बहुत पढ़े लिखे विद्वान रहे हैं, विद्वान प्रधानमंत्री रहे भारतवर्ष के। इतने पढ़े लिखे
प्रधानमंत्री के देश का गौरव था, पूरा विश्व मानता था उनकी विद्वता को। ऐसे प्रधानमंत्री, और अब हम नए प्रधानमंत्री, हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में जो बातें हैं वो हम बाद में सुनेंगे, या हमें अभी भी सुनने में आती हैं कि वो ज्यादा चर्चाओं में विश्वास नहीं करते हैं, तो मंत्रिमंडल उनकी बातों पे चलता है। तो मंत्रिमंडल कितना चर्चाएं करेगा, कितना उसमें बातों को कहा जाएगा। जैसे अभी हरसिमरत कौर बादल ने अपने इस्तीफे के बाद बोला है कि जो किसान के जो बिल थे उन पे ज्यादा चर्चाएं नहीं की गई हैं मंत्रिमंडल में, या विरोधियों की बात नहीं मानी गई है। तो ये सब हम जो सीखना चाहते हैं, लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते हम ये जो सीखना चाहते हैं वो यह है कि मंत्रिमंडल वो जगह है जहां नीतियां निर्धारण होती हैं। मंत्रिमंडल वो जगह है जहां नए विधेयक को स्वरूप दिया जाता है। मंत्रिमंडल वह जगह है जहां प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। मंत्रिमंडल के मंत्री अपने नीचे जो प्रशासन है उस पर नियंत्रण रखते हैं, प्रभावी नियंत्रण। और अब मैं इस बात पे आऊंगा कि मंत्रिमंडल ही वह जगह है जो सभी मंत्रालयों के बीच में जो समन्वय पैदा करना होता है। देखिए, कई बार ऐसे विषय होते हैं जो किसी एक ही मंत्रालय से संबंधित होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे विषय भी होते हैं जो अनेक विभागों और मंत्रालयों से संबंधित होते हैं। तो ऐसे में मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है। इस बात का प्रयत्न करता है कि मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। कुछ विषय तो ऐसे ही होते हैं जो मंत्रिमंडल के अंदर सामंजस्य से, आपसी चर्चाओं से निर्णय लिए जाते हैं। जैसे विदेशी मामलों के अंदर रक्षा और विदेश दोनों बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर हैं। तो जयशंकर जी और राजनाथ सिंह के बीच में समन्वय बहुत आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री और ये लोग जब बैठेंगे, अब इन्हीं से जुड़ी हुई बात आ जाती है कि वित्त भी चाहिए। मान लीजिए युद्ध की स्थिति है तो वित्त भी चाहिए, तो वित्त मंत्रालय बीच में आ जाएगा। ऐसे में वैदेशिक मामले, वित्त के मामले, रक्षा मामले और नीति निर्धारण हमारे देश, ये सब क्लोजली आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल ही वह जगह है जहां सारे समन्वय के कार्य किए जाते हैं। तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि जो समन्वयकारी कार्य है उसके अंदर वित्तीय कार्य भी शामिल हो जाते हैं। तो अगला हम चर्चा यही कर रहे हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो मंत्रिमंडल वित्त के कार्य संभालेंगे। तो देश के जो आर्थिक नीति होती है उनका निर्धारण का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद के पास ही है और मंत्रिमंडल के पास ही है। इस हेतु उनके द्वारा वार्षिक जो प्रत्येक वर्ष जो संसद के सामने जो आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम जनरल भाषा के अंदर बजट कहते हैं। तो बजट का निर्माण, करों का आरोपण, सरकार के सभी विभागों के लिए अनुमान तैयार करना मंत्रिमंडल का ही कार्य है। मंत्रीगण अपने अपने विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुमान वित्त मंत्री के पास भेज देते हैं और बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है। तो यानी इसमें भी मंत्रिमंडल का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि देश के अंदर जो वित्तीय स्थितियां हैं उनके अनुसार क्या नीतियां अपनाई जाएंगी। तो वित्त मंत्री जो फाइनली बजट अपना तैयार करते हैं वो मंत्रिमंडल की जो अपेक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए, अपनी बातों में शामिल करते हुए बजट में उनको शामिल की जाती हैं। और फिर उसके बाद अंत में जो बजट है वो लोकसभा में पेश होता है। इसी तरह अन्य भी जो विधेयक होते हैं जो वित्त से संबंधित हैं, करों से संबंधित हैं, वो सब मंत्रिमंडल में निर्धारित है। अब जैसे मान लीजिए जीएसटी आई थी अभी कुछ वर्षों पहले, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारे देश के अंदर जब लाया गया तो वो मंत्रिमंडल के अंदर उसकी चर्चाएं हुई, उसका निर्धारण हुआ, उसका प्रारूप तैयार हुआ, फिर विधेयक को पास हुआ बजट। वो विधेयक वो तो संविधान में संशोधन विधेयक था।
तो बहुत बड़ा विधेयक था, हमारे संविधान में संशोधन हुआ है, उस संशोधन के बाद वह देश में लागू हुआ। तो ये सब हमारे मंत्रिमंडल का उसमें बड़ा रोल रहा उस काम को करवाने में। इसी तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपसे चर्चा करी कि वैदेशिक संबंधों के अंदर भी मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा रोल रहता है। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। और जब इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई संधि या समझौता हो जाता है और संसद को इनके संबंध में सूचना दे दी जाती है और यदि आवश्यकता हुई तो संसद से इसकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाती है। अब मैं आपको इसमें एक बात यह समझाना चाहता हूँ कि जैसा अभी मैंने बोला कि प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, तो जैसे आजकल चीन से हमारे बॉर्डर पे बहुत तनाव चल रहा है। जैसा कि सूचनाएं हैं, चीन की सेनाओं ने हमारे लद्दाख के काफी हिस्सों पर आके घुसपैठ कर ली है। अब हालांकि इस पे बहुत विवाद चल रहा है, कभी तो सरकार का कोई अंग बोला है कि घुसपैठ है और कभी प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। अब ये सब बातें हमें अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पे गौर कर रहे हैं कि उन वार्ताओं को कौन चला रहा है। उन वार्ताओं को चला रहा है हमारा विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्रालय, लेकिन उन वार्ताओं के अंदर हमारे रक्षा मंत्री भी शामिल है। जैसे अभी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब मीटिंग मॉस्को के अंदर हुई तो हमारे रक्षा मंत्री ने जाकर वहां पे चीन के रक्षा मंत्री से भी वार्ता हुई। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने अपना एक अलग नुमाइंदा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो अजीत डोवल नाम के एक व्यक्ति हैं, तो अजीत डोवल को भी वहां से वार्ताएं करने के लिए भेजा। तो ऐसे अनेक बार विदेशिक मामलों के अंदर मंत्रिमंडल का एक मंत्रियों का बड़ा रोल होता है, जिसके अंदर की वार्ताएं किस प्रकार चलेंगी, क्या समझौते होंगे, कितने समझौते करने हैं, हमें कितने मानने हैं, अपने विपक्ष से कितने मनवाने हैं, इन सब पे निर्णय होते हैं। तो यह सब बातें हमारे मंत्रिमंडल के सानिध्य में ही होती हैं। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात लास्ट में करना चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी बड़े जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करने की शक्ति हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित जो नाम होते हैं उन वो नामों की ही नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो पदाधिकारियों की नियुक्ति करवाएंगे, लेकिन वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही उनके नाम तय होते हैं। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। ये नियुक्तियां भी मंत्रिमंडल के अंदर जो एक अपॉइंटमेंट्स कमेटी बनाई जाती है, ये हम बाद में कभी चर्चा करेंगे कमेटियों के बारे में, लेकिन ये नियुक्तियां भी मंत्रिमंडल के द्वारा आती हैं। जैसे राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन बनेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हमारे देश के महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल, महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CNAG, या सेना के सेनापति भी। इसी तरह मतलब हमारे देश के अंदर जो बड़े पदों के ऊपर जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे वे सभी मंत्रिमंडल के अनुमोदन से, उनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। तो हमने अपनी चर्चाओं के अंदर समझा कि मंत्रिमंडल की क्या शक्तियां हैं और कार्य हैं, और ये सभी शक्तियां मंत्रिमंडल की मीटिंग्स में ये चलती हैं। ये चर्चाएं मंत्रिमंडल की मीटिंग्स होती हैं। अब जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो हम मंत्रिमंडल की मीटिंग्स के बारे में भी हम आपको और चर्चा करेंगे कि मंत्रिमंडल की बैठक कैसे कराई जाती है, मंत्रिमंडल की बैठक में क्या होता है, प्रधानमंत्री उसको कैसे करवाते हैं और मंत्रिमंडल अपनी बातों को कैसे आगे ले जाता है। सब डिपेंड करता है वैसे कि हमारे प्रधानमंत्री किस प्रकार का है और वो अपने मंत्रिमंडल की कितनी बातों को सुनना
की इच्छा रखते हैं उतने ही सुनते हैं। ये सब चर्चाएं हम किसी और दिन करते हैं। धन्यवाद।